Peace is the beauty of life. It is sunny. It is the unity of a child's smile, the love of a mother, the happiness of the father and the family. It is the progress of man, the only cause of victory and the victory of truth. शांति जीवन की सुंदरता है, यह धूप है, यह एक बच्चे की मुस्कान, एक माँ का प्यार, पिता की खुशी और परिवार की एकता है। यह मनुष्य की प्रगति है, जीत का एकमात्र कारण और सत्य की जीत है। तो पता चला असली शांति है क्या? थैंक यू। सुप्रभात। आज की कड़ी में हम देखेंगे सन 1857 की क्रांति के बाद का आज़ादी का संघर्ष। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इसका उद्देश्य चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन हंटर आयोग के द्वारा किया गया। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। हंटर आयोग की सिफारिशें। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करने चाहिए। हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य संस्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को कहा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया। हंटर कमीशन की संस्तुतियों पर सामान्यतया प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते हों, उनके सभी उपदेशों को आम आदमी तक पहुंचा सकें और दुखी एवं पीड़ित मनुष्य जाति की निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकें। स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। एक बार देशवासियों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़बूजे के भार से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ है। उनका कथन, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नरजन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस विचार ने युवाओं के दिल में ऐसी प्रेरणा भरी कि वे सब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति का लक्ष्य सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ जनता के समक्ष आया। तत्कालीन वाइसराय कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया। इतिहास में इसे बंग भंग भी कहते हैं। बंगाल विभाजन का प्रबल विरोध होने पर भी 20 जुलाई 1905 को बंग भंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा उत्पन्न नहीं कराना, बल्कि इसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम को लड़ाना था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन लागू हो गया। इस विभाजन के विरोध में बहुत सारे राजनीतिक प्रदर्शन हुए तथा जनता ने अपना आक्रोश ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जाहिर किया, पर
बंगाल के एक बड़े हिस्से को 2 भागों में बांटने का ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला था। इसी आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया। तभी से लोग उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र कुमार, जीवी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, नरहर पारेख भी शामिल थे। चंपारण से गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंख फूंका। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। सरकार बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता छीन सकती है। किसी भी व्यक्ति को कारावास या निष्कासित किया जा सकता था। 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट की स्थापना हुई। देश में 30 मार्च व 6 अप्रैल को इस रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया। रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर गोली चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 गोलियां चलाई गई। बाग में स्थित एक कुआं जो कि लाशों से पूरी तरह पट गया तथा इस हत्याकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए। 2000 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी शामिल थे। 1919 में इस नरसंहार की बहुत सारी निंदा हुई तथा निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। तब ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इस भयानक हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया, पर इस हत्याकांड ने भारतीय सैनिकों में तथा भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश को और बढ़ा दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। जैसा कि नाम से समझा जा सकता है, असहयोग का मतलब है सहयोग न देना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश चलाने में सहायता न करना, अपितु असहयोग देना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नियम था कि इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। असहयोग इस तरह दिखाया जाएगा जैसे ब्रिटिश सरकार के सानिध्य में बनी शाला में अध्ययन न करना, सरकारी दफ्तर में काम न करना, सरकार द्वारा दिए गए ओहदे एवं पुरस्कार को लौटाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, हिंदी भाषा बोलना, स्वदेशी कपड़े पहनना आदि, जिससे अंग्रेजों के कार्य में बाधा पहुंचे और उनके लिए देश चलाना मुश्किल हो जाए। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, जब भारतीय समाज के हर वर्ग में अंग्रेजों के प्रति असंतोष और आक्रोश था, तब ऐसे किसी आंदोलन की सख्त आवश्यकता थी जो जन जागृति के साथ ही अंग्रेजों के शासन की नींव को हिला सके। वैसे तो इस आंदोलन के बहुत से कारण थे, लेकिन रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ, खिलाफत आंदोलन, वस्तुओं की उच्च कीमत, सूखा और महामारी इत्यादि कुछ बड़े कारण थे, जिनकी वजह से 1920 से 22 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन संपन्न हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए नरसंहार से पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में अपने केसर हिंद तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 1919 में प्रस्तावित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इसमें शासन का द्विप्रबंध निर्धारित हुआ था, जिसमें विधानसभा के लिए सीधे इलेक्शन करवाना तय किया गया था। हालांकि विधानसभा का गवर्नर जनरल पर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। राष्ट्रवादियों को ये बात पसंद नहीं आई। अगस्त 1918 में बॉम्बे में आयोजित हुए कांग्रेस के स्पेशल सेशन में
इस रिफॉर्म का विरोध किया गया और स्वशासन की मांग की गई। इसके अलावा 1919 में ही रोलेट एक्ट भी आया था, जिसके अनुसार संदिग्ध गतिविधि दिखने पर बिना किसी ट्रायल के उस व्यक्ति को 2 वर्षों का कारावास की सजा दी जा सकती थी। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया था। आर्थिक समस्याओं में बढ़ोतरी ने आग में घी का काम किया और अंततः 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उसी दिन लोकमान्य तिलक ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वास्तव में 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के सेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में निम्न परिवर्तन किए गए थे। कांग्रेस ने स्वयं की सरकार बनाने के साथ में शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। कांग्रेस ने अपने दैनिक मामलों की देखभाल करने के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी समिति बनाई। असहयोग आंदोलन को मुख्यतः 4 चरणों में बांटा जा सकता है। जनवरी से मार्च 1921 तक का समय, जिसमें छात्रों और वकीलों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। दबाव बढ़ने के कारण 28 से 30 जुलाई को बॉम्बे AIC की बैठक ने कुछ आक्रामक रूप अपनाया। गांधी जी ने यहाँ स्वयंसेवकों से जेल जाने का आह्वान किया। 1 नवंबर 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक आंदोलन इतना तीव्र हो गया था कि अंग्रेज सरकार लगभग घुटने टेक चुकी थी। लेकिन अचानक से 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चौरा नामक जगह के स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को बंद करने का आदेश दे दिया। इस आंदोलन की रूपरेखा देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने गांधी जी के दिशा निर्देशों में तय की थी और पूरे देश में व्यापक स्तर पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग और सभी वर्गों के लोग शामिल थे। यह आंदोलन इसलिए भी प्रभावी रहा क्योंकि भले ही अंग्रेजों के प्रति लोगों में अलग अलग स्तर का आक्रोश था, लेकिन हर किसी का सपना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह आंदोलन नेशनल कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन के जैसे साबित हुआ। इस आंदोलन से यह बात स्पष्ट हुई कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है और स्वराज का विचार रखती है। यह पहला आंदोलन था जो पूरे देश में समान रूप से आयोजित हुआ। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर यह ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी थे जहां आंदोलन तीव्र था। असहयोग आंदोलन का एक मुख्य बिंदु था हिंदू मुस्लिम एकता। यह असहयोग आंदोलन का ही प्रभाव था कि देश का युवा हो या बच्चा या बुजुर्ग, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति, हर किसी में देश की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ चुकी थी। इससे भारतीयों में गुलामी मानसिकता भी समाप्त होने लगी थी। उन्होंने देश के लिए त्याग और संघर्ष की प्रेरणा मिल गई थी। उस समय बिपिन चंद्र पाल जैसे कई बड़े नेताओं ने कहा कि लड़ाई भले समाप्त हो चुकी हो, लेकिन युद्ध जारी रहेगा।